बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, ईरान जंग के बारे में बात करेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार है उसके बाद से पूरी दुनिया अब उसकी लपेट में आ रही है। ख़ासकर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। $92 फ़ी बैरल तक कीमत पहुँच चुकी है तेल की, और $150 फ़ी बैरल तक जा सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने कहा। पाकिस्तान भी इस पर हंगामी इजलास कर रहा है और बहुत से ऐसे प्लान्स जो हैं वो सामने रखे जाएंगे पीर को वज़ीर आज़म के, जिसमें वर्क फ्राम होम, खासकर स्कूलों के हवाले से, इदारों के हवाले से ये प्रपोजल सामने आएंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बरहमन तंगी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ से हैं, कादर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुज़र अली साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए कि थोड़ा सा ये बताइएगा हमें कि जंग की जो सूरत हाल है वो कुछ मामला सुलझते हुए नज़र आ रहा है या अभी मज़ीद वक्त लगेगा और मज़ीद ये जो जंग है ये बढ़ेगी? बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। जंग जो इसराइल ने शुरू की थी, ईरान ने तो शुरू नहीं की थी। पर ईरान ने, अमेरिका और ईरान ने मिलके ईरान पे हमला किया। और ईरान ने इससे पहले कह दिया था कि जी अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम बड़ा फियर्सली जवाब देंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा था हम उन तमाम अमेरिकन एसेट्स को टारगेट करेंगे जो इस खत्ते के अंदर मौजूद हैं। अब जो अमेरिका ने जंग जो की थी उसके दो ऑब्जेक्ट, हर हर जंग का आपको पता है कि स्कोप होता है, और स्कोप के नीचे उसका मिशन लिखा जाता है, और मिशन के नीचे ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। तो जब आप मिशन ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन करते हैं तो अमेरिका का जो मिशन था, पहला तो उसका बड़ा बड़ा ड्यूबियस मिशन था, जिसमें उसने कहा कि जी हम ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका पहले कह चुका था 12 रन की जंग में कि हमने तो न्यूक्लियर तबाह कर दिया, एसेट तबाह कर दिया। तो दुनिया ने या किसी ने उस चीज को तो बाय किए नहीं किया, और वहीं से समझ आ गई कि जंग किसी हकीकी ऑब्जेक्टिव पे या किसी ग्राउंड रियलिटी पे मबनी नहीं है। दूसरी चीज जो अमेरिका ने कही थी, वो कहती थी हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करेंगे। वो अमेरिका, ईरान पहले ही कह चुका था कि मिसाइल प्रोग्राम पे हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। और पिछली जंग के साथ साथ कंटिन्यूटी में तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जी हम रेजीम चेंज करेंगे। हम्म। अब इसके ऊपर जो जो चीजें हुई और अमेरिका के अंदर जो हुई, तो एक पेंटागन ने 90 मिनट की ब्रीफिंग दी अमेरिकन सेनेटर्स को, जिसमें कांग्रेसमैन भी थे और अपना डेमोक्रेट्स भी थे, और वो क्लोज डोर मीटिंग थी। वहां पेंटागन ने दो असेसमेंट पेश की। एक सीआईए की असेसमेंट थी, जो सीआईए ने कुछ 4-5 हफ्ते पहले ट्रंप को दी थी, और उसने कहा था कि जी अगर आप रिजीम चेंज करेंगे तो जो रिजीम आएगा वो खमनाई से ज्यादा, इन लोगों से ज्यादा हार्डन रिजीम होगा। क्योंकि खामनाई साहब तो फतवा दे चुके थे ना, ईरान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, जी। कि इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब जो रिजीम आया वो ये कहते हैं, अब जो लीडर सामने आ रहे हैं वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन रखना हमारा हक है। हम्म। दूसरी बात ये थी, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने जो कहा था कि वो ईरान मिसाइल बना रहा है 10,000 किलोमीटर मारने के, जो अमेरिका पे हमला करेंगे। तो उन्होंने कहा जी सीआईए और एफबीआई को कैसे कोई ऐसे इंटेलिजेंस एस्टिमेट नहीं मिले हैं जिससे हम ये कहें कि ट्रंप का ये नैरेटिव ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका का स्टांस था वो तो वही दबड़गू हो गया, और हम्म। दुनिया ने कहा और अमेरिका के अंदर भी कहा। तीसरी चीज थी मार्को रूबियो का बयान जो आया, जिसमें उसने कहा कि जी हमें तो इस जंग में इसराइल ने धकेला है। अब ईरान, उसके बाद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कैपिटल हिल ने उस बयान को दबाने दबोने की कोशिश की, लेकिन वो टकर कार्लसन है, एक बहुत बड़े एनालिस्ट है अमेरिकन, उन्होंने कह दिया कि जी असल में इसराइल ये चाहता था कि जी वो एक तो ईरान पे हमला करे, और साथ वो खलीज ममालिक को जिनसे वो दोस्ती कर चुका था उनको भी इस चीज में एम्प्लॉय, इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व करे। और अभी जो लेटेस्ट यूके से जो खबर आई है कि यूके के बेस पे जो हमला हुआ है, तो वो कहते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो उनकी MI6 ये कह रही है कि ये हमला ईरान ने नहीं किया, ये हमला ईरान ने नहीं, ये इसराइल ने किया। और जो बहुत सारे ऐसे हमें हैं जो गल्फ के अंदर हुए हैं, और उसका भी जो रिलेशन है वो ईरान से नहीं, बल्कि आपको पता है 4 मुसैद के एजेंट्स गल्फ में पकड़े गए हैं जो वहां दहशतगर्दी की वारदातों में और बॉम्बिंग में मुलव्वस थे। इस तमाम चीजों को अगर आप एक नुक्ते पे मरकूज करें तो वो ये है कि जो इसराइल का और जो अमेरिका का नैरेटिव था वो इनसाइड अमेरिका और आउटसाइड अमेरिका, वो तो नलीफाई हो गया। इनसाइड अमेरिका जो लेटेस्ट पोल हुए हैं उसके अंदर 59% लोग जो हैं वो जंग के मुखालिफ हैं। 29% कहते हैं कि जी हम वो हाँ या ना में जवाब नहीं देते। बाकी लोग जो फेवर में उनकी आप एवरेज निकाल लें। हम्म। तो उसके साथ साथ अभी ईरान ने जो जंग की स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। ईरान ने ये कहा है कि ईरान बेसिकली इस जंग को जो है
वो एक मिलिट्री में एक टर्मिनोलॉजी बड़ी इस्तेमाल होती है इस किस्म की जंग में, जिसको ऑफेंसिव एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी वो किसी तरह भी ईरान इस वक्त डिफेंसिव नहीं है, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का आपको पता है कि वो किस तरह लड़ी जाती है। और उस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर 4 उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है कि आप का मकसद जंग बिल्कुल जीतना नहीं होता कि आप किसी जगह पे कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा है कि आप अपने दुश्मन को थकाएं, इतना थकाएं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। तीसरी चीज होती है कि आप इकोनॉमिक प्रेशर डालें, वो आप देख ही रहे हैं इकोनॉमिक प्रेशर इस तरह। और चौथा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अब इसके अंदर एक और चीज आती है जिसको एसिमेट्रिक एंड्योरेंस कहते हैं, ये भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और उस स्ट्रेटजी के भी 4 पहलू हैं। पहला यह है कि आप अपने मिसाइल सिटी को हार्डन करें। तो आप देख रहे हैं ईरान के बारे में लोग कह रहे हैं कि 10,000 मिसाइल उनके पास मौजूद है, इससे ज्यादा भी होंगे, 4,000 उसके अंदर वो मौजूद है जो अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। दूसरा वही कह रहे हैं कि जी जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है आप कमांड स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करें। तो ईरान ने कमांड स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज कर दिया ना, 40 कमांड उसने क्रिएट कर दिए, सेंट्रल कमांड उसने हटा दिया। तीसरा होता है कि आप रीजनल सेचुरेशन करें। तो जब ईरान ने खलीजी ममालिक पे हमला किया तो रीजन को उसने सेचुरेट कर दिया। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एंड्योरेंस का, कि आप एनर्जी को एज ए वेपनाइज करें और उसको एक एज ए स्ट्रेटेजिक टूल इस्तेमाल करें। बिल्कुल तो सही। आज आप देख लिए कि अपनाए हुर्मस ब्लॉक हुई है, और उसका प्रेशर जो है वो दुनिया के पूरी तमाम दुनिया जो है वो ममालिक पे फेस कर आएगा। रही है। तो इसका यस। मतलब ये है कि ये वॉर ऑफ एट्रीशन जो ईरान लड़ रहा है, अगर वो 60 मिसाइल 100 मिसाइल रोड फायर करे और 10,000 मिसाइल उसके पास हो, तो आप खुद ही उसको डिवाइड कर दीजिए कि जंग कितने दिनों तक जा सकती है। बिल्कुल ठीक तो है। जंग ये है, ये खींचेगी। ईरान किसी तरह नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आ रहा। आज आज ईरान, आज तुर्की और कतर, और आज सऊदी अरब और कतर, उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से बयान आ गया है कि जी हम किसी तरह ईरान की जंग में या अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही उसमें है। जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनका शुक्रिया का लफ्ज आया। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब और बाकी ममालिक ने कि हमने जो अमेरिका के साथ इकोनॉमिक कंसुलेट किए थे हम वो विड्रॉ कर लेंगे, उस पर आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अमेरिका के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो आपकी नजर के सामने है। यूके ने इस वॉर में जानने से अपना दाखिल होने से इनकार कर दिया है। अब यूरोपियन यूनियन अलग बैठी हुई है यूरोप के किसी। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो प्रेशर है वो ज्यादा प्रेशर ट्रंप और उसकी टीम के ऊपर और अमेरिका के ऊपर है। ईरान ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी है, अपनी स्ट्रेटेजी भी क्लियर कर दी है, अपने एसेट्स भी क्लियर कर दिए हैं, और वो इसी चीज को जारी रखेगा। तो लगता है कि ये जंग जो है ईरान इस वक्त नेगोशिएट करने की क्योंकि इंडिकेशन नहीं दे रहा, तो ये जंग जैसे वॉर ऑफ होती है अट्रिशन जो लंबे अरसे तक जारी रहती है, तो हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि दिस वॉर विल गो ऑन फॉर सम टाइम। बिल्कुल सही है। कादिर बंदूखेल साहब, सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान सफलता पे जिस तरह से जवाब दे रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है, सेटिस्फैक्ट्री है या कुछ बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत है। और आप देख रहे हैं कि माजी में या उससे पहले जब अमेरिका ने हमसे वादे किए और उनका छठा बेड़ा आते थे हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और इसी वजह से सऊदी अरब और कतर और जो मिडिल ईस्ट के मालिक है वो अमेरिका की बजाय पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एज ए एटॉमिक पावर या एज ए इस्लामिक दुनिया का सुपर पावर के तौर पे उनको जो है ना वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और क्योंकि तमाम मिडिल ईस्ट जो मुसलमान मालिक है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और हमें उस चीज़ के जो है ना 200 मालिक, चाहे वो चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे खुद अमेरिका हो, या मिडिल ईस्ट के तमाम मालिक को, खसूसी तौर पे सऊदी अरब, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन सारी चीज़ों को देख के पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसी तरह खामोश रहे तो उस खामोशी को मुजरमाना गफलत जो है ना वो करार दिया जाएगा, और माजी मुस्तकबिल में हमें आने वाला नस्ल हमें माफ़ नहीं करेंगे। और यहाँ से भी हमारी जान नहीं छूटेगी, बल्कि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका या इजराइल काबिज हो गए ईरान के ऊपर, तो अगला बारी तो सबको नजर आ रहा है कि हमारी ये हमारी मशरकी सरहद पे ऑलरेडी हम जंग की हालत में हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग बाकायदा डिक्लेयर जंग शुरू हो चुकी है। अब एक ईरान का बॉर्डर एक ही है, अगर वो बॉर्डर भी खुदा न खास्ता महफूज नहीं रहा तो फिर अब ये समझ लो कि जो माजी में यूरोप या यहूदी जो है ना वो पाकिस्तान के एटम
तौर पे इसराइल की, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक फाल किरदार अदा करना चाहिए और ये परवाह किए बगैर कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, इस वजह से कि हमारा अमेरिका के साथ साथ हमारे ईरान के साथ बरादराना और हमारी मजहबी और हमारी हर लिहाज से जो हमारे साथ रिश्ते हैं ईरान के, उसको मजबूत, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि आज रूस ने ऐलान कर दिया कि हम हर तरह के हर हद तक जाएंगे। इस ऐलान से जो है ना, आज अमेरिकन मीडिया तमाम ये चीज बता रही है, पेंटागन वो या सीआईए वो रूस की इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना के ऊपर भी इशारे आ रहे हैं कि चाइना भी उनको सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस बेस और ये सारी चीजें। तो मैं ये समझ रहा हूँ पाकिस्तान को खुल के आना चाहिए, ये ना कि हम अपने कानून को बंद कर ले। हम ये समझ रहा है कि हमारी जान छूटेगी, हमारी जान तो फिर भी नहीं छूटेगी क्योंकि जंग तो हमारी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि वो जंग हमारी सरहदों तक पहुंचे, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हमारे इमलाक तक पहुंचे, पाकिस्तान को एक फाल किरदार अदा करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये वक्त है पाकिस्तान के लिए इस्लामी दुनिया में अपने आप को एक मजबूत एटॉमिक मुल्क साबित करने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए मगरब से मिडिल ईस्ट की जान छुड़ाने के लिए मैं समझता हूँ मौका भी बड़ा बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है मंदोखिल साहब, बिल्कुल सही हो गया। मैं बैरामन साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की अब आने वाले दिनों में? क्या जिस तरह से अभी मंदोखिल साहब कह रहे थे कि हमें अपना क्लियर और मौस्तर स्टांस सामने रखना चाहिए, तो इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान का रोल है वो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, चाहे वो दिफाई स्ट्रेटजी है या जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्ट्रेटजी है, इस वक्त पूरी दुनिया का एक महवर है पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जो जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कादर मंदोहिल साहब ने कहा कि जो जंग है, अगर खुदा न करे अमेरिका ईरान पे काबिज हो जाए तो हमारी बाउंड्री पे हमारे दुश्मन पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त ऑलरेडी हमारी बाउंड्रीज पे दो हमारे, एक इस्लामी मुल्क में जो तालिबान रजीम की शक्ल में हमारे दुश्मन है और एक अजली दुश्मन हमारे इंडिया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2025 में हमने साबित किया है कि इंडिया में घुसकर उनको हमने शिकस्त दी है। और जहां तक जो हमारे इस्लामी मुल्क है, बेशक हमारी भाई है, लेकिन वहां जो इस वक्त तालिबान रजीम है उसने जब पाकिस्तान पे और खैबर पख्तूनख्वा पे अटैक्स किए और हमने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, चाहे वो दोहा में मुज़ाकरात थे, चाहे वो तुर्की में मुज़ाकरात थे, हमने उनको कहा कि आप अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने न दे। लेकिन जब उनको समझ नहीं आई तो आज हम उनके उसके मुल्क में भी अंदर घुसकर हमने दहशतगर्दों को और उनके ठिकानों को निशाना बनाया और उससे हमने न सिर्फ बदला लिया बल्कि उनके बहुत ज्यादा ठिकानों पे हमने कब्जा भी किया। इसी तरह अगर आज पाकिस्तान की सोच है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के कंट्री से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो मैं बात करूं, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वो इस्लामी मुल्क है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो जरूरत इस बात की है कि अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, रशिया और चाइना अपना एक रोल प्ले करे और इसमें जो सबसे अहम रोल होगा वो पाकिस्तान का होगा, जो कि इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि तूल पकड़ लेगी, जंग की तवालत पकड़ जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जंग न फैल जाए बल्कि जंग को कम से कम रखें और इसको जल्दी डिसाइड करें। इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल होगा। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का किरदार है, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त पाकिस्तान पे है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन जमातें, सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम मिलकर जो इस वक्त फील्ड मार्शल मजबूत है और वो एक बहुत जानदार किरदार अदा करे, तो इसका सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम पीर मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ है, हुकूमत के साथ है। और हम चाहते हैं कि हम इस जंग को खत्म करें, इस जंग को न सिर्फ मतलब कि जंग के जरिए खत्म करें बल्कि इनको टेबल टॉक्स के जरिए, बेटे के जरिए हम करें। लेकिन एक बात मैं उसामा साहब यहाँ पर आपको क्लियर कर लूं कि मैं एक चीज को बार बार समझता हूं कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, खलीज ममालिक है, यहाँ पर अमेरिका अगर ईरान समझते हैं कि हम वहां पर
अमेरिकन अड्डों पे हम अटैक्स करते हैं, तो ये मैं समझता हूं कि बजाय अटैक्स की ये बैठने से टेबल टॉक्स के जरिए इनको डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी मॉरली और डिप्लोमेटिक तरीके से उन ममालिक की हमदर्दियां हासिल कर सकते हैं ईरान। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस पे गहरी नजर रखते हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का जो रोल है वो मुफीद साबित होगा और ये जंग न सिर्फ तीसरी जंग की तरफ जाएगी बल्कि इंशाल्लाह ये जंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, डू यू एग्री कि पाकिस्तान के एक मौसर और एक अहम किरदार जो है वो सामने आएगा इस जंग में? ये देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता हम किस खुशफहमी में हैं। मेरे नज़दीक तो बड़ा सीधा है। इस वक्त जंग सिर्फ एक ही तरीके से रुक सकती है कि यूएसए कह दे कि हम अपनी अब बॉम्बिंग स्टॉप कर रहे हैं, बिकॉज हमने जो हदफ था, हमने ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट कर दिया है और अब हम समझते हैं कि हम खित्ते की बेहतरी के लिए और सबके लिए हम जंग बंद करें। ये नहीं करवा सकती, ना नवाज शरीफ करवा सकते या शहबाज शरीफ करा सकते हैं, ना मेरे ख्याल से हमारे फील्ड मार्शल साहब करा सकते हैं। बाकी जहाँ तक हमारे अपने आप की तारीफें करनी है, हम जितना चाहें कर लें। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बोर्ड ऑफ पीस के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के अवाम अब्राहम एकॉर्ड के साथ भी नहीं थे। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उसके अंदर इन सारी चीज़ों को, जबकि पार्लियामेंट कोई जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और ये किए गए, तो देयर इज लॉट ऑफ इल विल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन अगेंस्ट दीज डिसीजंस। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने अपने आप को इस वक्त इकोनॉमिकली वी आर द वीकेस्ट इन द रीजन, और जैसे ही ये ऑयल सप्लाईज रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है, इफेक्ट आज से शुरू नजर आने लगे हैं अभी। दूसरी चीज ये कि आप सोचिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही हैं विद मोर इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और कम हो जाएगी, हमारे अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है। हम इन्हीं ममालिक के ऊपर जिनके साथ ईरान की जंग हुई हुई है, हमें एक बड़ा खतरनाक किस्म का बैलेंसिंग एक्ट करना है। आप देखिए तो ना, रोल ओवर डेट किस किस ने दिया हुआ है? सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, और यूएई ने तो ऑलरेडी अपने $2 बिलियन को एनुअल से मंथली पे ले आए और हमें पता नहीं है कि हम किधर खड़े। आज की खबर थी अखबारों में कि $26 बिलियन हमने मार्केट से खरीद के अपने रिजर्व बनाए। ये सारी चीजें जो हैं ये इन्फ्लेशन को दावत कर रही, और पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन आई तो आपको पता है कि इकोनॉमी विच इज ऑलरेडी टीटरिंग ऑन इट्स फीट, it will not be able to sustain these pressure. So with a government which is so weak, इससे कि चाहे कुछ भी कहा जाए, it's not a popular government. इससे कि एक बहुत बड़ा सवाल है फॉर्म 47 का, माने या ना माने, हम अपने आप को ऑस्ट्रिच बन के गर्दन डाल के कहें कि ऑल इज वेल, फाइन। आई डोंट थिंक सो ऑल इज वेल इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को अपने प्लान शेयर करने की जरूरत है, हाउ इट विल इंश्योर सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस इन द कंट्री। जबकि आपकी कतर से जो कॉन्ट्रैक्ट से, कतर इज नॉट इन पोजीशन टू डिलीवर। बैरवन साहब जो है गर्दन तो हिला, लेकिन कतर ने मना कर दिया है। हमने ऑल्टरनेट सोर्स अगर उन्हें पता है वो बता दे। इसी तरीके से आपका 90% जो ऑयल आता था वो किधर से आता था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता था। अब आपको ऑल्टरनेट रूट कोई लेनी है। ऑल्टरनेट रूट मीन इवन आप गल्फ ऑफ अकाबा के पोर्ट से भी आएंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही है। वी आर एन एनर्जी, ये सारी चीजें जो हैं वो अभी तक किसी ने बात नहीं की। गजनफर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं, द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बट हम वी आर नॉट इन वेरी गुड बुक्स। इससे क्या हम ईरान से ज्यादा फ्रेंडली नजर आएंगे? तो हमारे मिडिल ईस्ट में भी मुसलमान भाई हैं, वो ऑफेंस लेते हैं। अभी ऑलरेडी चाइना ने हमसे ऑफेंस ली भी है ड्यू टू अवर बिकमिंग एक्सट्रीमली क्लोज टू यूएसए।
nominating a butcher for Nobel Peace Prize. बिल्कुल अब सही। मैं जब 165 बच्चियों को ऊपर बम से उड़ा दिया जाए, जब गाजा के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मारने के साले के साथ एक सदर खड़ा हो, तो मैं उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दूं? और ये कहते हैं पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है। मजाक समझा हुआ है इन्हें, पाकिस्तानियों को क्या समझा हुआ है राइट कि सर। यहाँ टीवी पे आके ऐसे प्रोग्रामों में स्टेटमेंट देके ये अपनी पार्टी की खिदमत कर रहे, करते रहे। बिल्कुल सही है सर। इनसे मैं और पॉइंट नफरत ऑफ व्यू बढ़ती लेता हूँ उनका जाएगी। भी जी, मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ उनका भी। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि इस वक्त जो इकोनॉमी की एक सूरत हाल बनने वाली है बशमूल पाकिस्तान, सारी दुनिया किस तरह से मामला से निपटेगी अगर ये जंग तूल पकड़ती है? तो बहुत बहुत जो है वो सूरत हाल खौफनाक नजर आ रही है। जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, और बहुत खतरनाक है। और पाकिस्तान ऑलरेडी रोल ओवर डेट पे है। और सऊदी अरब ये अपना यूएई का या सऊदी अरब का, जब सऊदी अरब की और यूएई के ऊपर अपना इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप होगा तो नेचुरली सबसे पहले वो कर्जे लेते, वो वाले कर्जे वापस देते हैं जो उनके पास होते हैं। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है या पाकिस्तान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो सऊदी अरब को या यूएई को किस तरह कन्विंस करती है कि जी आप अपने पैसे हमसे वापस ना लें। दूसरी बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद रही तो आप अगर पोर्ट, जो पाकिस्तान के अंदर एक खबर आई थी कि सऊदी अरब ने कहा कि हम आपको तेल देंगे और अल्टरनेटिव पोर्ट ऑफ याम्बू से हम लेके आएंगे, वो भी बड़ा रिस्की मामला है। उसको वो कितना आसान मामला नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, चाइना के लिए भी प्रॉब्लम है। चाइना की कितनी एनर्जी आपको पता है? सारी की सारी एनर्जी चाइना जो है वो या तो रशिया पहले वो लेता था अपना वेनेजुएला से, अब वो ईरान से उसने लेना शुरू किया था। तो ईरान तो खुद अंदर प्रेशर है। फिर दूसरी बात ये है कि इस जंग का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसमें जिन लोगों, एक तो होता है जो बड़ी पावर है, जैसे चाइना बड़ी पावर है या रशिया भी बड़ी पावर है। रशिया तो अपने यूक्रेन में इन्वॉल्व है, और चाइना की एक अपनी टिपिकल डिप्लोमेटिक और बाकी मनूवर्स होते हैं। उन्होंने ईरान की बहुत मदद की है जिसकी वजह से आपको ईरान नजर आ रहा है। रशिया ने भी बहुत ज्यादा मदद की है जिसकी वजह से आपको ईरान की रेजिस्टेंस नजर आ रही है। इसमें एक बात गौर कीजिएगा कि दुनिया में जो बड़ी पावर्स होती है ना, वो कोई जंगों को रुकवाने के लिए इनिशिएटिव लेती है, फिर दरमियान में मिडल पावर्स आ जाती है। जैसे आपको पता है कि कतर ने एक रोल अपनाया था मीडिएटर के तौर पे, और वो लेके चीजों को आगे चलता था। लेकिन कतर तो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है। कतर ने, और जैसे कतर की जो रफाहा में जो उनका गैस का प्लांट है वो उन्होंने बंद कर दिया, तो ज्यादा एनर्जी की प्रॉब्लम होगी, तेल की प्रॉब्लम होगी। जहां भी तेल की डिमांड सप्लाई का मसला होता है तो तेल की कीमतें ऊपर जाती है। आज आपने देखा, आपने आईएमएफ ने आज आपको क्या कहा? आईएमएफ ने आपको कहा कि तेल से सब्सिडी विड्रॉ करें और तेल की कीमतें बढ़ाएं। सब्सिडी सर हालांकि तेल की ऑलरेडी कीमतें ऑलरेडी जहां ऑलरेडी जो इतना टैक्स लिया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 120 रुपए, अब मजीद क्या करेंगे फिर ये? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो करना ये डिमांड जो है इनसे क्या होगा? इनसे नेचुरली इन्फ्लेशन आएगी। दुनिया के हालात ऐसे हो गए। आप अपना किस तरह सेव करेंगे अपना पेट्रोल जो है? क्योंकि आपके इस वक्त तो एनर्जी सेव करने की जरूरत है। हमारे एक एक वीआईपी जो चल रहा होता है उसके पीछे 40-40 तो गाड़ियां होती है। आप कभी आके देखें यहाँ पंजाब में लाहौर एयरपोर्ट पे आगे चाले, अब तो और छोड़े, अब तो एक वो भी चल रहा होता है, वो जो 1122 का जो है वो अपना क्या कहते हैं, ट्रेन भी चल रही होती है साथ। तो बात यह है कि इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज बनाएं। अब ये पाकिस्तान की गलती नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। प्रेशर तो आपका आ रहा है आलमी सूरत हाल की वजह से। यानी दुनिया में जो सूरत हाल अमरीका ने क्रिएट की है, या जो जंग अमरीका और इसराइल, उसकी वजह से दुनिया के तमाम ममालिक में प्रेशर आएगा, पाकिस्तान पे भी प्रेशर आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें रियलिस्टिक पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज बनानी है। बिल्कुल सही। हमें उन पॉलिसीज, पाकिस्तान डायरेक्टली जाके अमेरिका से बात कर तो सकता है कि जी आप जंगबंदी करें, लेकिन आप एक बात ये सोच लीजिएगा कि अपना ट्रम्प जो है वो इसराइल से ज्यादा क्लोज है, पाकिस्तान से ज्यादा। ऑब्वियसली इजराइल से। तो फिर उसके जज्बात किसके साथ हैं? और उसने इजराइल के कह साथ। दिया है बहुत सारी चीजों को। तो बात यह है कि कुछ मुल्कों को आगे आना पड़ेगा, और उसमें मैं ये समझता हूं कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कुछ रोल प्ले कर सकता है। फिर कुछ मिडिल पावर्स को मिलना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिकन जो है वो जिस वक्त जंग रोकेंगे। और अभी तक जो एटीट्यूड नजर आ रहा है अमेरिकन के अंदर, अमेरिकन मॉडिफाई होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है और वो उसने एक इंदिया भी दिया है। लेकिन वो दूसरी तरफ ईरान को देखें तो उन्होंने आज ये कहा है
अली रंजानी साहब ने कहा है कि हम क्यों नेगोशिएट करें भाई, हमने तो जंग नहीं शुरू की थी हमने, और कहा भी उन्होंने ठीक है कि पहले 2 दफा हमने नेगोशिएशन शुरू किया, आपने नेगोशिएशन के दरमियान हमें ठोक दिया। तो बात करने की ये है कि ये जो प्रेशर आने वाला प्रेशर है, जो बड़ा सरमाउंटिंग प्रेशर है, हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, ना किसी इमोशनलिज्म में रहना चाहिए। रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के हालात की वजह से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर प्रेशर आएगा। खवास के ऊपर तो प्रेशर कम आता है, अवाम पे प्रेशर आएगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी और बाकी और आपको मार्केट में तेल नहीं मिलेगा। अभी तो पाकिस्तान के पास कहते हैं 28 दिन का रिजर्व है। अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, हमारे कुछ दोस्त हैं ओमान में, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तेल के अलावा वहां तो खाने पीने की चीजों का प्रेशर आने वाला है। उन्होंने जो स्टोर किया हुआ है, कोई 1.5 महीने की चीजें उन्होंने ड्राई राशन स्टोर किया हुआ होता है। तो ये मेरा मतलब है कि कन्वर्सली अगर आप जिस तरह फैलाते जाएंगे उस तरह ही दुनिया में हर मुल्क के अंदर ये प्रेशर आना है। तो जरूरत इस समझती है कि आप रियलिस्टिक पॉलिसीज बनाएं अपनी, और उसके अंदर आप शामिल रखें हकीकतों को। अगर हकीकत को नहीं शामिल रखेंगे तो आपके मसले हल नहीं होंगे। मसले हुकूमत ने हल करने हैं, और हुकूमत ने जब हल करने हैं तो उसने अवाम के साथ मिल के मसले हल करने बिल्कुल ठीक है हैं, सर। और उसमें खवास और अवाम की तकसीम नहीं होनी चाहिए। तो एक इक्वालिटी से इंटरनल प्रेशर आना है। IMF ने भी आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। अगर आपने IMF के कहने पे एक दफा लेवी बढ़ा, दोबारा कीमतें बढ़ा दी, तो एक तरफ तो उधर से डिमांड और सप्लाई का जब मसला आएगा, फिर भी तेल की कीमतें बढ़नी है। अभी भी आप बढ़ा देंगे तो आप बताएं फिर लोग क्या करेंगे जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से परेशान। बिल्कुल सही है, इसका जवाब ज़ाहिर है कि हुकूमत ही दे सकती है। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके कुछ जो प्लान्स बनाए हैं हुकूमत ने उनके बारे में बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या ये काम करेंगे भी ये प्लान्स या नहीं, इनको किया भी जा सकता है इम्प्लीमेंट या नहीं। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मैं सर जानना ये चाह रहा था आपसे, मैं जो सवाल आपके पास छोड़ के गया था बैरमन साहब के, जो प्लान्स हुकूमत बना रही है वो क्या वाकई इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, जिसमें शायद 3 किस्म के प्लान है, और एक उसके अंदर ये है कि आप लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम पे लेके जाएंगे, तो हमारी इकॉनमी जो ऑलरेडी इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तो हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इन चीज़ों के? देखिए ओसामा साहब, सबसे पहले आपकी सवाल से मैं पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब के सवाल की तरफ देखता हूं कि मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे दूं। उसने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हालात से दूचार है, और अगर ये अपनी तारीफें करते हैं तो ये इनकी सोच हो सकती है। देखिए, जब आपका पूरा हिस्सा जंगली लपेट में लिया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि क्या इन हालात में पाकिस्तान नहीं, इन तमाम कंट्रीज में जो हालात है, वो चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे वो वहाँ पे दिफाई मसले हो, तो ये कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं? ये एक स्ट्रेटेजी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे शमीम नकवी साहब ने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत बहुत कमज़ोर है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल असद मुनीर साहब की स्ट्रेटेजी इस वक्त पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या जब प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए थे, फिर उसके बाद इंडोनेशिया गए, फिर उसके बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद दोहा, दोहा के बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद फिर अमेरिका, तो इन जगहों पे जब वो चाइना गए थे तो चाइना में उस वक्त पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान मौजूद थे। तो पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल असद मुनीर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो जिस नजर से देखा, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर पूरे आलमी जो लीडरान थे उनका महवर था। तो मैं समझता हूं कि 2025 जिस तरीके से उसमें जंग नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को बहुत, इस हुकूमत को और फील्ड मार्शल असद मुनीर साहब को पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया था कि पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल असद मुनीर जो इस वक्त है वो पूरी दुनिया में सियासत का महवर है। लेकिन अभी जो जंग है, जो मुख्तलिफ कंट्रीज को लपेट में लिया है, इस वक्त इकोनॉमी प्रॉब्लम होगी, एनर्जी की प्रॉब्लम होगी, पेट्रोलियम प्रॉब्लम्स होगी, वहां पे इन्फ्लेशन होगी, लेकिन क्या इस वक्त जो अपोजिशन हो या मीडिया हो या जनरल मासिस हो या सिक्योरिटी फोर्सेस हो, एक पिच पे है? ये पहली मर्तबा मैं आपको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं 45 साल पॉलिटिकल कैरियर में कि पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम फील्ड मार्शल असद मुनीर साहब के साथ है, नहीं वो बैरमन हुकूमत साहब, का जो साथ जो है। सवाल फिरदौस शमीम नकवी साहब ने रेज किया था वो ये था कि जो चीज़ें पार्लियामेंट में लेके आनी चाहिए, जिन चीज़ों के ऊपर आपको प्लान्स अपने शेयर करने चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे। तो एक पेज पे लेके आना, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? उसामा साहब, मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। अगर मैंने सवाल खत्म, जवाब खत्म किया तो फिर आप बेशक इंक्लूड करें। देखिए,
उस दिन हमने इन कैमरा ब्रीफिंग सेशन रखा, तो क्या पीटीआई जमात वाकई पाकिस्तान की सियासत करते हैं? वो तो एक आंक पर सियासत करते हैं और अपनी लीडर के रिहाई पर, उसके जेल में रहने पर सियासत करते हैं। अगर ये मुल्क की सियासत करते तो उस इनके बड़ा ब्रीफिंग में तो शिरकत कर लेती। क्या अगर हम मते उस दिन जॉइंट सेशन था, तो जॉइंट सेशन में पीटीआई का क्या रोल रहा? उन लोगों ने वहां पर रहकर 1 घंटा 2 घंटे उसने क्या किरदार अदा किया? मैं समझता हूं कि जॉइंट सेशन बिल्कुल जरूरी है, और इस वक्त के हालात के तनाजुर में पाकिस्तानी हुकूमत पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे बहुत जिम्मेदारी आती है, पॉलिटिकली जिम्मेदारी आती है, मॉरल जिम्मेदारी आती है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी आती है कि वो अपोजिशन को एंगेज रखे, और मीडिया को एंगेज रखे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिला दे, और जनरल मासेस को एंगेज करे। लेकिन जनरल मासेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे ये एक पिच पे हैं। लेकिन जहां तक अपोजिशन का किरदार है, आपको किसी भी जगह पर अपोजिशन का किरदार नजर नहीं आएगा। जब अच्छा, हम सही। अपोजिशन में होते थे, तो उस वक्त ऐसे मौके पे मीटिंग जब होती थी तो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शिरकत नहीं करते थे, वो भाग जाते थे। आज अगर वो अपोजिशन में, हम हुकूमत में है, वो अपोजिशन में है, तो आज उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए, इस मुल्क के खातिर, पार्लियामान के खातिर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खातिर, इन हालात के तनाजुर में आप हुकूमत के साथ बैठे। आपकी जो इश्यूज है वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, आपकी लीडर अगर अदालतों को पेश करे वो भी रिहा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सियासत करते हैं, तो पाकिस्तान के खातिर आप हुकूमत के साथ बैठे, लेकिन वो किसी सीरियसनेस उसमें नहीं है, वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। उस दिन जो अहम मीटिंग थी, क्या मसला था कि उन्हें सही सर। बैठे थे? सर मैं आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब, सर पाकिस्तान के पास इस वक्त तवानाई बहरान से निपटने के लिए ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ऑप्शन है बड़ा जबरदस्त। ईरान से स्मगलिंग के तौर पे, जो हमेशा होता रहा है ईरान के बॉर्डर से। आपके कराची में, पंजाब में पेट्रोल आ रहा है मर के। माजी में जब आपके रिजर्व खत्म हो गए, आप पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो ईरान का बॉर्डर खुला हुआ था। ये तो किसी से छुपी बात नहीं है कि वहां से मेडिसिन भी आता है, वहां से सरिया भी आता है, वहां से पेट्रोल डीजल तो आता ही आता है, और आज भी आ रहा है। तो ये इस चीज की फिक्र मेरे ख्याल में करी। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आईएमएफ को कौन से कीड़े ने काटा कि एकदम हुकूमत से मुतालबा कर दिए कि आप जो है ना सब्सिडी ना दे। भाई जंग चल रही है हमारी या खिते में, आईएमएफ का यहाँ किरदार, इसका मतलब साबित हो गया कि आईएमएफ को अमेरिका का ज़िली अदारा है। यानी जो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि वो सब्सिडी अगर हुकूमत निकाल दे, न दे, तो पेट्रोल तो महंगा होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में आज जो $92 पर बैरल चल रहा है, तो वो तो अलग है। और तजिया ये है कि $150 तक जाएगा फिर बैरल। तो यानी एक तरफ आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है उसका बोझ होगा, दूसरी तरफ आईएमएफ की ये जो शरायत है ये करें, तो ये तो मुझे लग रहा है $1000 लीटर मिलेगा पेट्रोल। तो सवाल ये कि इन सारी चीजों को हमने किस तरफ से देखना है। हमने सिर्फ उनके डिक्टेशन पे, मैं एक बात वाज़ेह करूं कि ये बात तो तय हो गई है कि आईएमएफ एक पॉलिटिकल अदारा है, और वो पूरा दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका की उंगलियों पे वो चलाता रहता है। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि क्या जरूरत पड़ गई सब्सिडी न करके, मतलब क्या फर्क पड़ गया। कादिर साहब, ये साबित हो गया। पिछले दिनों में तो उनके जो वफ्द आए थे उसने कहा बेहतरीन है, बेहतरीन रिकवरी भी सब हुए। कादिर साहब, ये तो सामने आ गया। मकसद क्या, पाकिस्तान को माशी तौर पे ब्लैकमेल करना, पाकिस्तान को माशी तौर पे कमजोर करना, ताकि पाकिस्तान मुंह ही ना खोले, ताकि जितने भी हथौड़े सर पे पड़े। सवाल तो पहले ही बात ये, इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए हुकूमत का इस पर रिस्पॉन्स क्या कादिर साहब होना चाहिए? देखिए, हुकूमत का रिस्पॉन्स तो आप सवाल करते हो तंगीज साहब से, हुकूमत का वो फील्ड मार्शल साहब को तर्जुमान बन के जवाब देता है। बाबा आप हुकूमत का जवाब दे दे। हुकूमत ने क्या की है, एक एटमी पावर का वजीर आजम बैठा हुआ है शहबाज शरीफ साहब, उसके तौर पे उनका क्या है, कह रहे कि मेवर बना हुआ है। तो भाई वो जितना ट्रम्प साहब वो तारीफें कर रहा था, तो वो मेरे ख्याल में तारीफों का जो ना वो रिकवरी का वक्त वो चाहता है मेरे ख्याल में। सवाल ये कि इन सारी चीजों का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एज ए एटॉमिक पावर के या एक सुपर पावर इस्लामी दुनिया के, पाकिस्तान सुपर पावर है ना इस्लामी दुनिया के, तो सबको पता है, और एटमी पावर भी है। हमें इस खिते में वो किरदार अदा करना चाहिए ताकि आइंदा बरसों में अमेरिका के ऊपर अनसार करना, चाइना और रूस के ऊपर अनसार करना,
और एक इस्लामी एटमी रियासत के ऊपर इस्लामी दुनिया जो हमारी मिडिल ईस्ट के मालिक है वो इन्हिसार करे। और यकीनन माजी में पाकिस्तान ने साबित भी किया है, अगर मक्का मुकरमा में कब्जे की कोशिश हुई है तो पाकिस्तानी फौज ने उनको जो ना आजाद करा है, या माजी में या उससे पहले जो खिते में जो शोर शराबा हुआ, पाकिस्तान ने हर जगह पे, और इवन कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने अपनी फौज भेज के वहां दूसरे अफ्रीकी या दूसरे मालिक में भी अपना किरदार अदा किए। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मैं कहूंगा शहबाज शरीफ कदम उठाओ, हम तुम्हारे साथ है, आप उठे एटमी पावर के वजीर आजम के तौर पे। आप ये न कहे कि बाबा इसको ये होना चाहिए, आप इनके सामने रख ले सारी चीजें, क्योंकि ये जो जंग है या जो बादल है या जो आग है ये हम तक पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, पहुंच रही है, बॉर्डर तक पहुंच चुका है, हमारी जान नहीं छूटेगी। और हम अगर इसी तरह खामोश रहेंगे तो हमें मुस्तकबिल की हमारे पाकिस्तानी हमें माफ नहीं करेंगे। एक मुजरमाना गफलत है, क्योंकि चारों तरफ जंग में हम गिरे हुए हैं, चारों तरफ मैं कह रहा हूं, समंदर को छोड़ के तो चारों तरफ ही हुआ। एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और ईरान का भी समझ लो आपके बॉर्डर तक ये जंग आ चुकी है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तान को एक फाल किरदार अदा करना चाहिए। वो किधर गई वो ऐसी जो मर गई, वो जो अरबों का टोला जो था, आयाश लोगों का टोला था, वो किधर मर गई है, वो कहाँ है, उनको जगह है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसका पहला इजलास पाकिस्तान में किया और जिसको सजा मिली, कि तो मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे वो आईसी को जो ना वो अलर्ट करना चाहिए, उनके राब्ता करना चाहिए, वो आईसी की मीटिंग बुलाना चाहिए, चाहे पाकिस्तान में हो या सऊदी अरब हो, इस मसले को देखने के लिए। नहीं तो ये कुफार हमें खा जाएंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, आपके शिकवे का जवाब तो दे दिया कि ब्रीफिंग में आप शामिल नहीं हुए, क्या कहेंगे? कि देखिए, पहली चीज तो ये है, ये ब्रीफिंग बंद कमरे में पीएम हाउस में क्यों रखी जा रही थी? क्या पार्लियामेंट की और भी बेतुकीरी करनी थी? हमने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं आने को तैयार, हमने कहा ये नहीं आएंगे। ये कोशिश ये थी कि ये पीटीआई को शामिल करवा के ये कहें कि सब कंसल्टेड थे। आप देखिए, इसी वजीर आजम साहब ने जिनकी तारीफें हो रही थी, उन्हीं ने महमूद खान अचकजई साहब ने अपील की, असेंबली के फ्लोर पे की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप देखिए कि आज उस बात को 3 हफ्ते हो चुके हैं। गए वो मिलने, उन्हें कहा मैं आपके पास खुद आऊंगा, आए। ये कोई तरीका है बुलाने का? हम कोई गुलाम तो नहीं। आप चाहते हैं कि हिस्सा दें तो इज्जत दें। आपने इसे क्या दरखास्त की थी? आपको तो फैसला करने की ताकत ही नहीं है। आपको तो जो हुक्म मिलता है आप वो करते हैं। ना आप सीएम को मिलवा सकते हैं, ना स्पीकर साहब इमरान खान से मुलाकात करा सकते। हमने कोई शर्त नहीं रखी थी। हमने कहा अगर आप ऑपोजिशन की बातों को इज्जत देते हैं तो जो ऑपोजिशन ने आपसे इतने अरसे से डिमांड करी है पहले वो पूरा कर दीजिए, फिर हम भी आ जाएंगे। वी आर नॉट देयर टू इंडोर्स। हमें कोई इफ्तार खाने का शौक नहीं है। और कौन से बड़े फैसले कर लिए? क्या खुद वजीर आजम साहब कोई फैसला कर रहे हैं? वो तो उंगली पकड़ के चल रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। इसीलिए हर जगह वो साथ ले लेके घूमते हैं उन्हें, या फील्ड मार्शल उन्हें लेके घूमते हैं, जिस तरीके से आप कहना चाहें। मैंने तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना कमजोर वजीर आजम देखा नहीं, सुना नहीं, न तस्वुर किया। आप बता दीजिए, SIFC के फील्ड मार्शल साहब, फॉरेन पॉलिसी फील्ड मार्शल साहब, लड़ाई के फैसले फील्ड मार्शल साहब, लड़ाई बंद करने के फैसले फील्ड मार्शल साहब, इकोनॉमी के बारे में फील्ड मार्शल साहब, बिजनेसमैन से मिलने के लिए फील्ड मार्शल साहब। तो ये हाइब्रिड निज़ाम जमहूरियत की और सिविलियन सुप्रीमेसी है क्या? हम क्यों अपनी वॉइस इनको लैंड करें, विच इज अ मीनिंगलेस मीटिंग। अगर इसकी कोई फाल बात होती तो ये सारे फैसलों के लिए पार्लियामेंट में जाते और जो बाकी इदारे हैं उनको कहें ये मेरी पार्लियामेंट का फैसला है, आपको उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये क्यों घबराते हैं? आपके ख्याल से कोई पाकिस्तानी नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन से खुश हो सकता है? लेकिन नकवी साहब, ये भी तो देखिए ना कि कोई वहाँ पे बात नहीं। पीटीआई के अलावा सारी क्यादत पाकिस्तान की वहाँ पर मौजूद थी, सिर्फ आप नहीं थे। तो मौका तो आप भी देते हैं ना उनको ये कहने का कि आप शामिल नहीं होते किसी भी किस्म सारी क्यादत में कौन थे जी? सारे वो जो पिट्ठू हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का हिस्सा है, या जमात इस्लामी थी या मौलाना फजलुर रहमान थे। और कौन था?
जब हम नहीं, MWM भी नहीं, मेंगल साहब भी नहीं, महमूद खान अचकजई साहब भी नहीं, और भी बात ये है कि ये हमनवा वाले को रख के आप जो चाहें कर लीजिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सियासी तौर पे दिया हुआ है। सही, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे बिलीव करते हैं जी कि हम उसामा, मुझे should have एक never, मिनट में we should रिस्पॉन्ड have कर लूं। never gone to this जो कमेटी ऑफ पीस बना दी है, जो तब्दील कर रही है यूनाइटेड नेशंस को। हमें इसराइल के साथ एक मेज पे बैठना ही नहीं था। कायद आजम के जमाने से एक फलसफा चल रहा है पाकिस्तान का, तबाह कर दिया। राइट इससे सर। कितना सर कश्मीर बिल्कुल ठीक की है, मैं पॉलिसी वापस आपकी हमारा तरफ आता नुकसान हुआ है, हूँ ये जी। अभी अंदाजा नहीं है। बैरमैन साहब, मुझे ब्रिगेडियर साहब से कमेंट लेने दीजिए, फिर आप सामा जरूर साहब मुझे एक मिनट दे दे, मैं इसका रिस्पॉन्ड कर लूं एक मिनट में, जी एक मिनट प्लीज में। जी। देखिए शमीम नकी साहब ने कहा था कि क्या हो जाता अगर हमने तो कुछ शराइत रख ली कि हम अपने लीडर से मिलवा दे, तो नहीं कर सकते। मैं इसको याद दिला दूं, जब डिक्टेटर जियाउल हक ने मेरे लीडर को शहीद किया, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, और फिर 1985 में जब हुकूमत बनी जुनेजो साहब की, तो जुनेजो साहब ने एक मीटिंग कॉल की और उसमें शहीद बीबी ने शिरकत की करना, अपनी पार्टी से मुलाकात मशवरा मांगा। तो पार्टी का उस पर प्रेशर था कि बीबी आप इस मीटिंग में न जाएं। लेकिन मैं शमीम नकवी साहब को याद दिलाता हूं कि शहीद बीबी पाकिस्तान की खातिर उस मीटिंग में चली गई, उसके वालिद को शहीद किया था। आप तो मुलाकात की बात करते हैं, मुलाकात पर आप पाकिस्तान के लिए किसी मीटिंग में बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शहीद बीबी ने वालिद साहब की शहादत के बाद भी उस मीटिंग में शिरकत की, इसलिए कि वो मीटिंग पाकिस्तान के लिए थी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए था। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आंख की वजह से और मुजरिम कैदी 4 की जेल में रहने की वजह से आप पाकिस्तान की सालमियत बका के लिए अगर एक मीटिंग होती है तो आप उस मीटिंग में शिरकत मुझे नहीं भी करते। जवाब का मौका दीजिए सर इनको। प्लीज आपने सर, मैं पाकिस्तान जरूर की मौका सियासत देता हूँ, को मुझे सिर्फ ब्रिगेडियर एक साहब से हक के बात लिए करनी कुर्बान है, कर मैं दी। आपको बिल्कुल मौका आप देता कभी हूँ। सियासी मंदोखेल जुबान साहब, बने, मुझे आप प्लीज थोड़ा पाकिस्तानी सा वक्त दीजिएगा। सियासी सोच अपना एक दे। आपने आउट ऑफ टर्न दिया तो अब मुझे भी आपको देना सर पड़ेगा। मैं ब्रिगेडियर साहब से एक फॉर्म 47 की हुकूमत फिर को मुझे भी देना पड़ेगा। देना, मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने ये इल्जाम सहने को ही नहीं तैयार। ब्रिगेडियर साहब आप और इसे मैं कोई घर चलते हम हैं। ब्रिगेडियर हुकूमत को साहब, मानते ही नहीं है, हम उन्हें आपके वजीर आजम ही नहीं मिनिस्टर मानते। की मीटिंग में अगर हम वो बैठते वजीर थे। आजम अच्छा होते इसी पे सवाल कर लेने तो दीजिए। मिनिस्टर तो ब्रिगेडियर साहब थे, इस वो तो मीटिंग में नहीं आते थे। अच्छा, गैर आदमी के बारे में ओके क्या नकवी बोले? साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया और बैरामन साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। मिनिस्टर तो उस वक्त मीटिंग से भागते थे। सर सुनिएगा प्लीज, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। मैं ब्रिगेडियर साहब जानना ये चाह रहा हूं कि क्या वाकई मंदोखेल साहब ने जो बातें की है ना सर, मैं जाती हैसियत में ये समझता हूं कि वो एक पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। आप समझते हैं कि वो जो रिकवरी की बात कर रहे हैं, जो तारीफें होती रहीं और जो ताल्लुकात एक अमेरिका बात और मैं उसके कर दूं, साथ, अगर इजाजत तो मंदोखेल साहब, ईरान से स्मगल पेट्रोल आएगा तो अमेरिका आपको जो सैंक्शन लगाएगा ना, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। ब्रिगेडियर साहब सर हकीकत मैं में तो आता है ओके तेल, ओके लेकिन ओके आप ब्रिगेडियर वो साहब, जरा तो से हम इस पोजीशन में, ब्रिगेडियर साहब हम इस और वहाँ पोजीशन पे में तो हैं। इसकी हुकूमत है, मंदोखेल उस सूबे में साहब तो सर बसपार्टी की प्लीज, हुकूमत है, उनको चाहिए सर कि प्लीज स्मगलिंग सर बंद मुझे कर देना। कंडक्ट कर लेने दीजिए प्लीज। मंदोखेल साहब, ब्रिगेडियर साहब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अमेरिका से इस लेवल पे आके जो है वो बात कर सकते हैं। यार पोजीशन क्या है? ईरान इस पोजीशन में था कि वो अमेरिका को रिस्पॉन्स करे, उन्होंने किया है ना। तो हमें करना है। स्टैंड ऑन योर फीट। अमेरिका क्या करेगा? आपके भी वो लॉन्ग डिस्टेंस से मिसाइल ही मारेगा। अमेरिका की फौज आके बॉर्डर पर नहीं लड़ सकती। अगर आप एक डिटर्मिनेशन कर लें, अब देखिए ना, जैसे मंदोखेल साहब ने कहा कि IMF ब्लैकमेल कर रही है, मैं भी आपको यही अर्ज कर रहा था कि IMF ब्लैकमेल इसलिए कर रही है कि हम अपने पांव पे खड़े नहीं होते, कि एक तरफ तो आने वाले दिनों में एक एनर्जी का क्राइसिस आएगा और दूसरे ये आप अपना इस वक्त तेल की कीमत बढ़ा देंगे। अब किसने फैसला करना है? मैंने तो नहीं करना, आपने करना, गवर्नमेंट ने करना है। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टांस लेना चाहिए ना। अगर आप IMF की हर डिक्टेशन मानते रहेंगे तो भाई ईरान भी तो IMF के बगैर रहा है वो सैंक्शंस के अंदर। दूसरी बात ये है कि ईरान का जो स्मगल तेल है, एक तो उसको वॉल्यूम घटेगा अभी, बिकॉज ईरान के अंदर हालात ठीक नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि आई वाज चेकिंग इट अप डे बिफोर यस्टरडे, आप ये समझ लें कि वो स्मगलिंग जो है जो ईरान से होती है वो कम से कम 75% इस वक्त कम है, क्योंकि तफ्तान के ऊपर बाकी जगहों के ऊपर ईरान से गाड़ियां नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि वो तेल अगर आ भी जाएगा, चले जितनी स्मगलिंग हो रही है उतने भी आ जाए, तो पूरे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। बलूचिस्तान और सिंध तक शायद वो पहुंच जाए। तो एक बड़ा सीरियस सिचुएशन है।
जिसकी आपको एक सीरियस हल निकालना पड़ेगा। अगर वो नहीं निकालेंगे तो वी विल बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। और उसके लिए सबसे बड़ी इस चीज की जरूरत है कि हमारे अंदर बहुत से ज्यादा जरूरत है कि मेरा ख्याल हम पॉलिटिकल हार्मनी लेके आए, और गवर्नमेंट को भी कुछ बड़ा दिल दिखाना चाहिए और चीजों को 2 कदम आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल दूसरी सही। बात यह है कि आपको कुछ ऐसे हार्ड फैसले करने हैं जिसमें आप ना अमेरिका से ब्लैकमेल हो, ना आगे हम अमेरिका से ब्लैकमेल होके मेरा ख्याल चाइना को थोड़ा बहुत नाराज कर चुके हैं। अब तो हर कार्ड ओपन हो गया है उसामा। जी अब कोई कार्ड जो है वो छुपा हुआ नहीं है, सारे कार्ड टेबल के ऊपर हैं, सारे खलीजी ममालिक के कार्ड टेबल। अमेरिका ने जिसको प्रोटेक्शन दिया है आज वही ये कह रहा है कि जी आप हमसे वापस ले लिए प्रोटेक्शन। आज सऊदी अरब ने क्या कहा है कि, और कतर और सऊदी अरब ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में हमने अमेरिका के साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं हम उनको रिवोक कर देंगे, वी विल नॉट प्रोसीड अहेड। फिर उसने कहा कि जी आपने हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट लगाया था, जो आपने चाहिए वो तो आप उठा के इजराइल ले गए, हमें आपने आउटडेटेड इक्विपमेंट दिया जिसकी वजह से मिसाइल जो है वो पेनिट्रेट करके हमारे ऊपर आ रहे हैं। दूसरा इसलिए मुसैद ने जो वहाँ पे जो गेम खेल रही है, अभी जो खबर है वो वहाँ पे साइप्रस में हमला हुआ है, वो अभी यूके की स्टेटमेंट आ गई है कि वो ईरान ने नहीं किया, वो तो इजराइल ने किया। तो हमें ये स्ट्रेटेजी हम समझने की जरूरत है। सिर्फ ये कह के कि हर चीज ठीक है, लेट मी टेल यू, का गुजारा नहीं होगा, हर चीज ठीक नहीं है। बिल्कुल सही सर। मैंने वो करख्त फैसले आपने करने हैं, और ये मैं आपको बता दूं उन फैसलों में अवाम और खवास को दोनों को शामिल होना है। आप ये नहीं कह सकते कि आप तो 40-40 गाड़ियां लेके पड़े और लोगों को कहे कि वो पेट्रोल ना इस्तेमाल करें। तो ये डिस्टिंक्शन खत्म करनी है, और ये पाकिस्तान की मजबूरी है। राइट और ये सर। पाकिस्तान की हुकूमत के किए हुए मैं हालात ब्रिगेडियर नहीं साहब है, आगे बढ़ूंगा ये जी, तो बिल्कुल आलमी सही। जंग है। आलमी जंग का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो वो प्रेशर इक्वली डिवाइड होना चाहिए हर चीज पे। बिल्कुल सही है। कादिर बंदो खेल साहब, सर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सर। देखिए, मैं तो सिर्फ इतने कहूंगा, हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि हम स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, पेट्रोल में कोटा सिस्टम शुरू करेंगे, तो क्या अभी पिछले हफ्ते जो पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी और बाकी अफसरान की अनलिमिटेड पेट्रोल कर दिया है, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे? और ये जो करोड़ों जो लीटर अफसरान को या हमारे करप्ट ब्यूरोक्रेसी को फ्री में जो मिल रहा है, उसके ऊपर कोई हुकूमत का बयान नहीं आया है कि भाई हम वो खत्म करेंगे। और ठीक है, ब्रिगेडियर साहब ने ये जो 40-50 गाड़ियों के जो प्रोटोकॉल लेके चलते हैं उसको अगर कम करे तो ये स्कूल को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। आपको स्कूल की वैन का जो है ना पेट्रोल ज्यादा फिक्र है, और अपने अफसरान की अनलिमिटेड पेट्रोल आप उसको नजर नहीं आ रहा है। नंदो खेल सवाल साहब ये बड़ी इन सीधी सारी सीधी चीजों बातें कर का देते हैं हम कादिर अभी साहब। तक अभी जो 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 अफसरशाही है उनसे हम नीचे नहीं आ रहे। हमने कुचलना है तो गरीब आवाम का सर कुचलना है। एक तरफ IMF के कंडीशन, दूसरी तरफ आलमी मंडी में तेल बढ़ा, और चौथी तरफ हमारे ऊपर कदगन यानी कोटा सिस्टम लगाएंगे, पेट्रोल कम मिलेंगे लीटर के हिसाब से जैसा माजी में चीनी मिलता था राशन कार्ड के जरिए। लेकिन हुकूमत की जो अपनी जो शाही खर्चे है, अफसरान के जो पेट्रोल है करोड़ों लीटर का, उनके बारे में हुकूमत खामोश है, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि हुकूमत जो स्टेटमेंट देती है वो वही ब्यूरोक्रेसी के लिखा हुआ स्टेटमेंट देते हैं। मैं तो कहता हूं दोबारा, शहबाज शरीफ कदम उठाओ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सही है। सबसे बहुत पहले शुक्रिया ऐलान कादिर कर बंदो दो खेल साहब, वो थैंक यू IC सो मच। बैरमन साहब, फिरदौस तमीम नकवी साहब आपका शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया। अब से कुछ देर बाद 11:10 पे इसाक डार साहब एक प्रेस ब्रीफिंग देंगे जिसमें तेल की जो कीमतें मुतवक्के तौर पर बढ़ जाएंगी। इस वक्त बतौर पाकिस्तानी दुआ कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।